हाँ तो प्यारे बेटा, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12वीं कक्षा है उसकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको लेसन नंबर 10 परफेक्ट कंपटीशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इस लेसन का मेरे बेटा कुछ पोर्शन हम कर चुके हैं। उसी कड़ी में जो नेक्स्ट पार्ट है बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शॉर्ट रन में अल्पकाल में एक फर्म की जो लाभ की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं जो प्रॉफिट्स की किसी फर्म्स के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेटा जो ये प्रश्न है एग्जाम में ये पीछे भी कई बार आ चुका है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फाइनल पेपर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब हम एक फर्म के लिए लाभ की विभिन्न अवस्थाओं की बात करते हैं तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है और मिनिमम लॉस है। तो मेरे बेटे उनसे इनके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग कुछ मान्यताएं ले लेते हैं। जैसे एक उद्योग होता है जो उत्पादन, इस उद्योग में जो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधन क्या है, वो एक जैसे हैं, समान है। समझ आ रही है? और जो फर्मों को जो उत्पादन के साधन मिलते हैं वो समान कीमत पर मिलते हैं। मतलब सबके लिए कीमतें उत्पादन के साधनों के हैं समान है, सभी साधन समान रूप से कार्यकुशल है। इसलिए जो लागत वक्र है सभी फर्मों क्या है, वो एक जैसा रहता है। बात समझ में आ रही है? जो कॉस्ट कर्व है, लागत वक्र है, सभी फर्मों के लिए क्या है, वो एक जैसा है। ठीक है मेरे बेटा, तो बेटे चर्चा शुरू करते हैं इस प्रश्न को लेके। तो 3 तरह के पोजीशंस है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ कब मिलेंगे फर्म को? बेटे असामान्य लाभ तब मिलते हैं जब जो एवरेज कॉस्ट है, औसत आय है, औसत आय एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे, इनके असामान्य लाभ मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? फर्म को अल्पकाल में असामान्य लाभ मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि अल्पकाल एक ऐसी अवस्था होती है, इस अवस्था में बेटे जो नई फर्में होती हैं, क्योंकि जब बाजार में असामान्य लाभ होते तो नई फर्में बाजार में प्रवेश करना चाहती है, पर अल्पकाल समय की ऐसी अवधि होती है जो नई फर्में हैं बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। कहने का मैं अभिप्राय क्या है, नई मशीनरी, नई प्लांट आप नहीं लगा सकते, इसी वजह से नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए अल्पकाल में फर्मों को क्या मिल सकते हैं, असामान्य लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या बेटा, सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति कब होती है? जब एवरेज रेवेन्यू, इनकी जो औसत आय है, प्रति इकाई आय एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ऐसी अवस्था में क्या होती है, फर्म को सामान्य लाभ मिल रहे होते। कैसी अवस्था है? जो किसी ना किसी फर्म को बाजार में बनाए रखने के लिए जरूरी है। मतलब कहने का क्या है कि फर्म अपना उत्पादन जारी रखे, ठीक है, बाजार में बनी रहे, उसके लिए सामान्य लाभ होते हैं, यानी कि एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। हानि कब होती है, लॉस कब होता है? बेटे लॉस तब होता है जब प्रति इकाई लागतें, जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू से, औसत आय से ज्यादा होती है, तो ऐसी अवस्था में फर्म को लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं हैं, हल्की से हमने चर्चा की है। अभी इन्हीं बातों को जो मैंने बात की है डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बेटा क्या है, सबसे पहले मेरे बेटा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, असामान्य लाभ। एक फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं? अल्पकाल में। तो देखिए मेरे बच्चे, ये डायग्राम है आपका OX OY। OY पे हम लोग रेवेन्यू आय ले लेते हैं और लागतें कॉस्ट ले लेते हैं। यहां पर क्या लेंगे बेटा, आउटपुट। आउटपुट क्या है बेटे, उत्पादन की मात्रा। ठीक है, हमें पता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो डिमांड कर्व है, यानी कि AR, वो MR के बराबर होता है ये, और OX के पैरेलल होता है। ठीक है, ये OP आपकी कीमत है। ठीक है मेरे बच्चे, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व आपका बेटे यू शेप का होता है। ये आपका मेरे बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व हो गया। ये इसका क्या है, ये मिनिमम पॉइंट है। जो सीमांत लागतें हैं जब गिरती हैं तो ऐसी तेजी से गिरेंगी, और जब बढ़ती हैं तो तेजी से बढ़ती हैं, और कहीं ना कहीं जो एवरेज कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है उससे गुजरती है। ये क्या है आपके बेटे, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये आपकी सीमांत लागतें हो गया। अब जब हम लोग उत्पादक के संतुलन की बात करते हैं, फर्म के संतुलन की बात करते हैं, तो हमने 2 अवस्थाएं पढ़ी है। पहली अवस्था क्या है बेटे, MC MR के बराबर हो, यानी कि MC कर्व MR के बराबर हो। दूसरा क्या है, MC कर्व MR कर्व को
एमसी कर्व एमसी कर्व कट्स, सॉरी, एमसी कर्व कट्स एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है, यानी कि एमसी कर्व एमआर कर्व को नीचे से काटे, तो बेटे ये सिचुएशन है जहां पर एमसी कर्व एमआर के बराबर है और एमसी एमआर को नीचे से काटता है, ई क्या पर आपका संतुलन पॉइंट हो गया, ठीक है। अब संतुलन बिंदु पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, मान लीजिए मैं कहता हूं जी ओएम, संतुलन कीमत ओपी है या ईएम है, ठीक है, और संतुलन उत्पादन की मात्रा कितनी है, ओएम के बराबर है, ठीक है। जो भी आपने परपेंडिकुलर गिराया है, इसने एसी कर्व को कहां पर टच किया है, मान लीजिए मैं कहता हूं जी आर पर टच कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्रति इकाई आय, यानी कि ए आर किसके बराबर है आपके, ए आर, ये ए आर लाइन ये है, ए आर आपकी ई एम के बराबर है, ठीक है। एसी लागत कितनी है आपकी, एसी कितनी है मेरे बच्चे आपकी, आर एम के बराबर, प्रति इकाई लागत आर एम, ठीक है। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना है आपका, पर यूनिट प्रॉफिट आपका ई आर के बराबर है, क्योंकि ये आय में से लागत घटा देंगे तो जो ई आर क्या बन जाएगा आपका, पर यूनिट प्रॉफिट, ठीक है। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो गया बेटे, पर यूनिट प्रॉफिट बेटे आपका ई आर के बराबर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट टी आर कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा बेटे आपका, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा बेटे, क्योंकि ए आर कर्व ये है ओपीईएम, ओपीईएम क्या है, कुल आय है। अब कुल लागत कितनी है, अब देखिए, अब एसी कर्व को यहां पे टच किया तो यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये मान लीजिए इसका नाम है एच, ठीक है बेटे। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टीसी हो गया बेटे OHRM, ठीक है। OHRM क्या हो गया बेटे, ये आपका टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल आय कितनी है OPERM। तो हम क्या देखते हैं, हमारी आय ज्यादा है लागतें कम है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एस माने लाभ, ये वाला पोर्शन HPER, ये क्या है मेरे बच्चे, ये हमारे असामान्य लाभ है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के बराबर है। बात समझ में आ रही है, यानी कि अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ भी मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि नई फर्में बाजार में प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये तो मेरे बेटा हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर देते हैं। हाँ मेरे बेटे, अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। डायग्राम बनाएंगे OX OY, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट ले लेंगे, यानी कि आय और लागतें। यहां पर क्या लेंगे बेटे, आउटपुट ले लेंगे। ये आपका AR इज इक्वल टू MR, OP कीमत है, क्योंकि AR प्राइस के बराबर भी और डिमांड कर्व भी होता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट कर्व लेंगे, जो एवरेज कॉस्ट कर्व है बेटे, कहीं ना कहीं ये AR को टच करता हुआ जाएगा। ये आपका एवरेज कॉस्ट हो गया। MC ले लेंगे, ये आपका MC कर्व हो गया, क्योंकि जो MC कर्व है उसके मिनिमम पॉइंट जाता है। अब संतुलन क्या शर्त है, MCMR के बराबर हो और MCMR को नीचे से काटे, तो ये संतुलन पॉइंट हो गया आपका E, ठीक है। अब संतुलन बिंदु क्या है हमारा E, और जो हमारा संतुलन उत्पादन है वो कितना है, OM के बराबर है। ऐसी अवस्था में क्या है, फर्म को सामान्य लाभ मिल रहे होते हैं। अब यहां पर टोटल है, अब प्रति इकाई AR कितनी है आपकी, AR किसके बराबर है, EM के, ठीक है। और AC कितनी है बेटा, क्योंकि AC का कोई यही टच करता है, तो AC कितना है बेटे, AC भी आपका EM के बराबर है। जब AC बराबर है AR हो तो फर्म को क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं, सामान्य लाभ मिलते हैं। ऐसी अवस्था में टोटल रेवेन्यू कितना है, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा OPEM। टोटल कॉस्ट कितना है बेटे, OPEM, टोटल कॉस्ट भी कितना है। कहने का अभिप्राय क्या है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर, ACAR के बराबर है और TRTC के बराबर है। तो ऐसी अवस्था में क्या मिलता है, सामान्य लाभ। अब सामान्य लाभ क्या होता है बेटा, सामान्य लाभ एक ऐसी अवस्था है जो अल्पकाल में बाजार में जो फर्म होती है बनाए रखने के लिए जरूरी है फर्म को,
बात समझ में आ रही है? सामान्य लाभ क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर है। एक ऐसी व्यवस्था होती है जो कहीं ना कहीं फर्म को ये इंश्योर करती है कि उसे बाजार में बने रहना है। ऐसी व्यवस्था में जैसे उत्पादन के 4 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। ठीक है, तो लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी। सामान्य लाभ की स्थिति में जो उत्पादन के चारों साधन हैं उनका लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी, ये तीनों चीजें ही फर्म आसानी से निकाल पाती है। क्यों? क्योंकि जो टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है, कुल लागत के बराबर है, या कह लीजिए जो प्रति इकाई आय है वो प्रति इकाई लागतों के बराबर है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी बाजार में किसी फर्म को बनाए रखने के लिए जो एक अवस्था होती है कि अपना उत्पादन जारी रखेगी, छोड़ के नहीं जाएगी, वो क्या होती है? सामान्य लाभ की स्थिति होती है। और यहां पर फर्म क्या रहती है? सेटिस्फाई रहती है। अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलते या सामान्य लाभ की अवस्थाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दीर्घकाल एक ऐसी स्थिति होती है, अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो नई फर्में बाजार में प्रवेश कर जाएंगी तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है ना? और अगर लॉस हो जाते हैं, अगर फर्म को लॉस होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ फर्में, दीर्घकाल की बात कर रहा हूं, अगर लॉस होना शुरू हो जाता है तो कुछ फर्में क्या हो जाती है? बाजार को छोड़कर चली जाती है। क्योंकि बाजार में कुछ ऐसी फर्में होती है जो लंबे समय तक हानि को सहन नहीं कर पाती, इसलिए बाजार को छोड़ जाती है। तो वैसी अवस्था में फर्म को क्या मिलते हैं? सामान्य लाभ ही मिलते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब सामान्य लाभ मिलते हैं तो फर्म आसानी से लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी, उत्पादन के साधनों की जो कीमत है उनको निकाल पाती है। ठीक है मेरे बेटा, तो उम्मीद है मेरे बेटा आपको सामान्य लाभ भी समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा था ये। अब हम बात करेंगे मिनिमम लॉस की। पहले लॉस पढ़ते हैं फिर मिनिमम लॉस पढ़ते हैं। थोड़ा बेटा ये वाला टॉपिक है कहीं ना कहीं बच्चों को हल्का टफ लगता है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको ये एक ही बार में समझ में आ जाएगा कैसे मिनिमम लॉस कैसे निकालेंगे। देखिए, OX हो गया बेटे, ये OY है। ठीक है, यहां पर रेवेन्यू और कॉस्ट ले लेंगे, यहां पर क्या ले लेंगे बेटे? आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है बेटे आपका ये कीमत OP है और AR MR के आपकी बराबर हो गई। ठीक है बेटा, अब हम लॉस की बात कर रहे हैं तो ये मेरे बच्चे आपका हो गया एवरेज कॉस्ट। लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? जब एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू होता है, यानी कि प्रति इकाई लागतें ज्यादा है प्रति इकाई आय से। ठीक है, अब क्योंकि हमें मिनिमम लॉस भी निकालना है तो हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही बनाएंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट AC किसके बराबर होता है? AC इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे रहता है उससे जो मिनिमम पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं जी AC का मिनिमम पॉइंट ये है। ठीक है, तो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है उसका मिनिमम पॉइंट इसके मिनिमम पॉइंट से पहले आ जाता है। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं, ये आपका क्या हो गया बेटे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब ये देखिए इसका मिनिमम पॉइंट पहले आ गया। जब हम MC बनाते हैं तो MC इसके मिनिमम पॉइंट से जाता है और इसके मिनिमम पॉइंट से भी जाएगा। बनाएंगे, एक मिनट बेटा, एक सेकंड, हल्का सा। हाँ, तो ये क्या बेटा आपका MC का हो गया। ABC के मिनिमम पॉइंट से भी जाएगा, ABC है बेटा ये एवरेज वेरिएबल को, इसके मिनिमम पॉइंट से भी जाएगा और इसके मिनिमम पॉइंट से जाएगा। ठीक है, अब हम लोग संतुलन की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है बेटे, हाँ ये हो गया बेटे आपका। हाँ, तो संतुलन की अवस्था क्या होती है? MC इज इक्वल टू MR, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, तो MC MR के बराबर है, MC इसके बराबर है, MR के बराबर है, और कहीं ना कहीं जो MC MR कर को नीचे से काटता है तो संतुलन पॉइंट आपका E बन जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए पूरी लाइन खींचिए इसको प्रमाण के लिए यहां से। हाँ मेरे बच्चे, तो संतुलन के बाद कितना हो गया? OM हो गया। ठीक है, ये ABC को मान लीजिए R पे टच कर दिया, ये आपका K हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रति इकाई लागतें कितनी है? KM। AC किसके बराबर है? यहां पे इस डायग्राम में AC बराबर है बेटे KM के। ओके, और AR किसके बराबर है? आपका EM के। AR किसके बराबर है? EM के। पर यूनिट लॉस कितना है? क्योंकि लागत ज्यादा है इनकम कम है, तो KE के बराबर क्या? पर यूनिट लॉस है। पर यूनिट लॉस इक्वल टू
के ई के बराबर है। आ रहा है बेटे समझ में? पर यूनिट लॉस के बराबर है, के ई के बराबर है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा? यहां से परपेंडिकुलर रहिए, हाँ इसका नाम मान लीजिए मैंने जेड रख दिया, ओके, तो ये टोटल लॉस हो जाएगा। ऐसी अवस्था में क्या है हमारा टी आर कितना है? टी आर है आपका OPEM, OPEM टी आर है। टोटल कॉस्ट कितनी है? OZKM, टोटल कॉस्ट कितना है? OZKM, OZKM, ये टोटल कॉस्ट हो गया। लॉस कितना है आपका? लॉस यहां पे है मेरे बेटा PZKE के बराबर, PZKE के बराबर, ठीक है। तो एक ऐसी अवस्था है फर्म यहां पर उत्पादन जारी रखेगी। जारी क्यों रखेगी बेटे? सबसे बड़ी बात समझने की यहां पे ये है कि जब लॉस की अवस्था है, एवरेज कॉस्ट ज्यादा है, एवरेज रेवेन्यू कम है, ओपी कीमत पर फर्म जारी क्यों रखेगी? क्योंकि मेरे बेटे जो ये एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो परिवर्तनशील लागतें हैं, कहीं ना कहीं वो ओपी कीमत से कम है। यानी कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ER के बराबर पार्ट, जो ER दिखता है बेटे, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसका ER पार्ट फर्म को प्राप्त हो रहा है। समझ में आ रही है? यानी कि लॉस तो है उसको, अनडाउटली कोई दिक्कत नहीं है, लॉस फर्म को है, पर कहीं ना कहीं जो एवरेज वेरिएबल का कुछ पोर्शन उसको प्राप्त हो रहा है, इसलिए फर्म वो उत्पादन को OM पर जारी रखना पसंद करेगी। पर अगर क्या होता है, क्योंकि हमने मिनिमम लॉस की बात करनी है, मिनिमम लॉस पॉइंट को समझना है, शटडाउन पॉइंट को समझना है। शटडाउन पॉइंट क्या होता है कि फर्म अगर कीमत उससे भी गिर जाती है, आय, कीमत का मतलब आय है वहां पर, कीमत का मतलब क्या है? जिस वस्तु कीमत पर उत्पादन उसको बेचना है, अगर कीमत उससे भी गिर जाएगी तो फर्म उत्पादन बंद करना पसंद करती है। तो कहेंगे मिनिमम लॉस पड़ते हैं। मिनिमम लॉस क्या होता है? अब मिनिमम लॉस देखिए बेटे, अब इसने क्या किया, टच यहां पे किया, किसको? एवीसी को। अब देखिए कीमत घटकर कितनी हो जाती है? OP1 हो जाती है। बेटे हमें यहां पर मिनिमम लॉस समझना है, लॉस हम समझ चुके हैं, ठीक है। मिनिमम लॉस क्या है? मिनिमम लॉस तो तब होता है, मिनिमम लॉस वो लॉस है जो बंधी साधनों का, फिक्स कॉस्ट का लॉस है। मिनिमम लॉस क्या होता है? देखिए मिनिमम लॉस इक्वल टू लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, लॉस ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट है बेटे। जो बंधे साधनों का जो लॉस होता है वो मिनिमम लॉस होता है, ठीक है ना। तो उसको समझेंगे। तो कीमत OP से घटकर OP1 हो गया, तो जो नया आपका ARMR बन गया, AR1 MR1, कीमत घटकर OP से OP1 हो गई, ठीक है। अब उसने एवीसी को कहां पे टच किया? यहां पर, ये E1 है। E1 क्या है आपका? अब नया संतुलन बिंदु आ गया है। नया संतुलन बिंदु कौन सा है? जब कीमत गिर गई है, कीमत OP से गिरकर OP1 हो गया। अब एवीसी को कहां पर टच किया उसने? E1 पर, E1 पर टच किया, तो संतुलन उत्पादन अब क्या होगा बेटे? ये मान लीजिए ON। अब संतुलन उत्पादन कितना है? ON है। संतुलन कीमत कितनी है? OP1 है या E1 है? अब ये E1N है संतुलन कीमत, या OP1 है या E1N है। ये संतुलन कीमत क्यों है? संतुलन कीमत मेरे बेटे ये है क्योंकि इस कीमत पर जो फर्म्स होती हैं अल्पकाल में, जो उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि जो कीमत किसके बराबर है? प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। किसके बराबर है? प्राइस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है। अगर कीमतें इससे भी नीचे गिर जाएंगी तो फर्म की आय घट जाएगी। ऐसी अवस्था में क्या करेगी फर्म? उत्पादन करने की बजाय बाजार को छोड़ना ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट पर फर्म को केवल किसकी हानि हो रही है? फिक्स कॉस्ट की हानि होती है। बात समझ में आ रही है? मिनिमम लॉस का मतलब क्या होता है? मिनिमम लॉस का मतलब होता है जब फर्म को अल्पकाल में बंधी साधनों की हानि हो रही होती है। क्योंकि अगर उत्पादन बंद भी कर देगी तब भी कहीं ना कहीं उसको बंदी साधनों की लागत तो वैसे भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि उनको पेमेंट अल्पकाल में करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो जब कीमत OP1 हुई तो E1 क्या है? ये वो संतुलन बिंदु शट डाउन पॉइंट है। इसको मैं बोलूंगा E1 को, E1 इक्वल टू शट डाउन पॉइंट, मतलब एक ऐसा बिंदु कि अगर कीमत इससे नीचे आती है तो फर्म उत्पादन करने की बजाय उत्पादन को बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि कीमत इससे गिरती है तो फर्म को एवीसी भी नहीं मिलेगी।
अल्पकाल में कोई भी फर्म बंदी साधनों का घाटा तो उठा सकती है, पर कहीं ना कहीं जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो परिवर्तनशील लागतें हैं, उसका घाटा वो अल्पकाल में नहीं उठाएगी। इसलिए वो उत्पादन बंद करने की बजाय, उत्पादन जारी रखने की बजाय उत्पादन बंद करना पसंद करेगी। तो जो मिनिमम लॉस की अवस्था क्या है, कीमत OP1 है या E1 N1 है। ठीक है मेरे बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था मेरे बेटे, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक दो बार बेटे आराम से देखोगे, समझ में आपको आ जाएगा। धन्यवाद।